हेलो दोस्तों, ये आपको अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले क्लास 6 का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7 का 5 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ये छठा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अनुनायिक क्रिया उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये कैसे कैसे इस लोगों को रहन सहन और वेशभूषा है, संस्कृति है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है, लाइन वाले देखते हैं। कहता है कि रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे। वो क्या है जी? वन्यजीव फोटोग्राफर है तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव वनों में थी। अब उसके चाचा की प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया। दूरस्थ भूस्थल व वहाँ के रहने वाले लोगों को की तस्वीरें की उसे हमेशा आकर्षित करती थी। आइए ये देख सकते हैं, विभिन्न भिन्न देशों से लोगों का रहन सहन, कपड़ा किस तरह से लोग पहनता है। ये लगभग लगता है कि अपना इंडिया की तरफ से ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से। कहता है इसको थोड़ा इरेज करते हैं, राइट। कहता रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों को लोगों को देख सकती है। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं और कुछ गर्म नम वर्षावार वनों से हैं। वो मुझसे कितना अलग दिखते हैं, देखिए एक बार। रेणुका ने कहा, वो देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी विभिन्न की जीवन की मूल आवश्यकता हमारे समान ही तो है। ऐसा किसने कहा? ये श्रीकांत के चाचा ने कहा। श्रीकांत चाचा ने कहा, ठीक है। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारे ही जैसे खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कामों में अपने परिवार की मदद भी करते हैं। वो प्रकृति के करीब रहते हैं। वो जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति से देखभाल करना सीख जाते हैं। वो मछली पकड़ना, वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। चलिए आइए अब पढ़ना हम लोग क्या है इसमें, खास कर हम लोग जो पढ़ना है वो अमेजन बेसिन में जीवन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अमेजन बेसिन में जीवन, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें मुख्य पॉइंट आपको मिलता है। कहता है कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। 6.2। आइए 6.2 कहाँ है देखते हैं। ये है 6.2, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा। ये है अमेजन बेसिन का मैप। ये आपको क्या है देख लीजिए। ये अमेजन बेसिन है, पूरा नदी, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है। इसमें देखिए ये ब्राजील है, इधर बोल्विया है, ये पेरू है, ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है। इस तरह से क्या है, ये आपका अमेजन बेसिन है। ये देखिए आपको मेन अमेजन बेसिन का नदी यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है। इसमें बहुत सारी इसमें सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है। इतना समझिए। अब आगे फिर से चलते हैं वहाँ पर कंटेंट के ऊपर। आइए बात करते हैं। कहते हैं ध्यान से देखिए, ठीक है। ध्यान देखिए का उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अच्छा, ठीक है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अगर पूछे कोई कि भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या है, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री निचले मतलब दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं हम लोग? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, फिर सब लेकर आते हैं। ये आपका क्या है? 0 डिग्री, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, समझ गया? ये क्या है? भूमध्य रेखीय प्रदेश है, समझ गया? आइए समझ गए चीज को, आगे बढ़ चलते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश के होकर बहती है, वो तो हम देख लिए। ध्यान दीजिए पश्चिम से, कहता है ध्यान दीजिए दें कि यह पश्चिम में पर्वतों है। कहाँ गया? पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में
अंध महासागर में पहुंचती है। ठीक है, मतलब कहने मतलब कि पश्चिम से इधर से निकल करके इधर जाते हैं अंध महासागर में। ये क्या, इधर पर्वत है, ठीक है, और इधर जाके नदी गिरती है। राइट, कहता है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि को मिलती है उस नदी को मुहाना कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप गंगा नदी जब पढ़े तो उसमें भी पढ़ाया गया था कि जब कोई नदी कहीं मिलती है ना, जब कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है, जैसे समुद्र मिल गया या कहीं भी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। अमेजन नदी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर एक अमेजन बेसिन का निर्माण करता है। उसमें देखिए कितना सहायक नदियाँ, इधर से देखिए, इधर से इधर से, इधर से इधर से, बहुत सा 108 नदी है निर्माण करती है। ठीक है, यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू से कुछ भागों, बोल्विया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती रहती है। आप यहाँ बताएं अभी जस्ट देखिए, ये ब्राज़ील है, ये पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, ये सब से क्या नदियाँ निकल ऐसे क्या ब्राज़ील बेसिन का, ये अमेजन बेसिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या आप इस बेसिन की स्थिति में उन देशों का नाम बता सकते हैं जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? आप देख सकते हैं इसको आराम से, जो भूमध्य रेखा किसी किसी गुजरता है। आइए बात करते हैं। इसके लिए आपको मैप एक बार निकाल के आराम से देखिए, आपको मैप में खास कर पता चल जाएगा। आइए, कहता है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पे सुरक्षा कवर, नहीं सुरक्षा का मतलब हेड गियर मतलब पगड़ी, और घास का स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने इसे आक्रमण किया था। अब देखिए, स्पेन के जब कुछ खोजने वाले इसको सर्च करने वाले जब आए थे ना, उस पर क्या अटैक किया था, कौन, वहाँ का स्थानीय आदिवासी लोग अटैक कर दिया। ठीक है, और आक्रमणकारियों ने इसे प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं को आक्रामक समूह की याद दिला दिया। देखिए इसका नाम कैसे पड़ा, देख लीजिए। जब स्पेन के लोग जब इसको खोज करने आए थे, इसमें रिसर्च करने आए, उसमें क्या किया, वहाँ के जनजातीय लोग हैं ना, उस पर आक्रमण किया और उसमें क्या उसको याद दिला दिया किस रोमन समाज के एमेजोन्स नामक महिलाओं योद्धाओं के बारे में, और तब से इसका नाम क्या पड़ गया, अमेजन पड़ा। ठीक है, समझ गया, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। सहायक नदी समझिए क्या होता है, जब छोटी छोटी नदियाँ क्या होता है, जब बड़ी नदियों में मिलती है ना, उसको कल क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बात, इसके जलवायु का वर्णन करते हैं जस्ट, यहाँ की जलवायु कैसी हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला, बात सही, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास क्या है, फैला हुआ है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप गर्म और आर्द्र रहती है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती रहती है क्योंकि पसीना निकलता रहता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक है, और वह भी किसी पूर्व चेतावनी के, उसमें किसी को पता नहीं चलेगा कि वर्षा कब होगी, कभी भी वर्षा हो सकती है, पता भी नहीं चलेगा वो। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती रहती है। यहाँ की क्या आर्द्रता ज़्यादा रहता है, इसलिए क्या पानी भी ज़्यादा होता है। रात के समय कहता है, रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता क्या है, वैसा ही बना रहता है। वो जो है ना चिपचिपाहट, वो कम नहीं होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं वर्षावन। कहता है कि इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्षा अगर ज़्यादा होगा तो वन तो होगा ही होगा। आप यहाँ वन देख सकते हैं, अमेजन वन कितना घना वन है। ठीक है, आइए, वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है। ठीक है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश क्या होता है, धरातल तक पहुंचता भी नहीं है। सोचिए कितना घना जंगल है और धरातल पर क्या है, नहीं पहुंचता है सनलाइट। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। सोचिए जब सूर्य के प्रकाश से धरती पर नहीं आएगा तो वहाँ क्या, वो नम तो रहेगा ना, गीला तो रहेगा ना। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकता है। कहता है यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकता है, उग सकती है जिसमें क्या छाया में बढ़ने का क्षमता हो सकता है, क्योंकि नीचे तो भाई छाया पहुँचता नहीं है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ का ऑर्किड और ब्रोमीलाइट पौधे होती है। परजीवी समझते हैं ना, जो दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं, वो क्या है, यहाँ पर दो है इम्पोर्टेंट। कौन कौन,
ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइट। ठीक है, ब्रोमीलाइट याद रखिएगा, पूछेगा तो इसका जवाब अवश्य आपको आना चाहिए। कहता है कि वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती रहती है। टुकुन, देखिए इसमें क्या क्या वर्षा वन प्राणी जात हो सकता है। टुकुन, गुंजन पक्षी, याद रखिए, अगर पूछ दे तब से बताना होगा इसके लिए। कहता है वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, उसमें कौन कौन प्राणी जात हो सकता है। टुकुन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षपति वाले मकाओ, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाली विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाला समान पक्षियों से भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ के पाए जाने वाले प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाला टाइपिर, आप देखिए टाइपिर है वो दिखाते हैं, ये है टाइपिर, देख लीजिए, ये चींटी खाता है, बताइए, चींटी खाने वाले टाइपिर पाए जाते हैं। सांप, सरीसृप, विभिन्न प्रजातियों भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा, आप जानते हो एनाकोंडा बहुत बड़ा सांप होता है जो अमेजन की बेसिन में पाई जाती है। एवं बोआ, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करती हैं। मांस खाने वाली प्रणया, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी इस अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से क्या है, समृद्ध है। मतलब समृद्ध मतलब होता है रिच, मतलब धनी है। अब आइए बात करते हैं इधर, आप क्या आप जानते हैं। कहते हैं क्या आप जानते हैं। कहता है ब्रोमीलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, और मेढक जैसे प्राणी इन जल को पॉकेट का उपयोग करके अंडा देने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ब्रोमीलाइट। आइए आगे बात करते हैं। अब आते हैं वर्षा वन के निवासी, बात करते हैं। कहता है कि यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ हिस्सों क्या करते हैं, काट कर अपना भोजन के लिए फसल उगाते हैं, और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाओं फसलों का ध्यान रखती है। ठीक, मुख्यतः टेपियोका और अनानास और शकरकंद उगाते हैं। फसल में क्या होता है देख लीजिए, टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली और शिकार मिलना अनिश्चित है, कभी मिला कभी नहीं भी मिला, खाली खाली आता है, उस दिन क्या खाएंगे, कुछ तो खाना होगा ना। ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों अपने परिवार को भरण पोषण करती है, समझ गए। कर्तन दहन कृषि पत्ति का उपयोग करते हैं। कर्तन दहन समझ रहे ना, जिससे उसको काट के जला के उसमें उगाना, फिर कुछ दिन बाद कुछ साल 1-2 साल उसमें कृषि करना, फिर छोड़ के चले जाना, ये सब क्या है, कर्तन एवं दहन कृषि पत्ति है। इसका मुख्य आहार मेनियोक है। इसका मुख्य आहार क्या है, मेनियोक है। ठीक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कसावा भी बोलते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। ठीक है, ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। ठीक है, कॉफी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर अगर मुख्य आहार क्या है तो मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, और ये धरती के अंदर आलू की तरह जमीन में बैठता भी है, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य आहार क्या था, मेनियोक। चलिए आगे बात करते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करती है। वो तो बात सही है, क्या करेंगे, लकड़ी इतनी काफ़ी वहाँ की कह नहीं सकते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग मलोका कहे जाने वाला अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। मतलब कुछ बड़े लोग होंगे, कुछ गरीब लोग होंगे, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती होगी। सोचिए, क्योंकि हर एक जगह क्या है, डिफरेंसेस कुछ न कुछ पाई जाती है। कहता है कि अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था। पहले क्या था, नदी मार्ग से लोग जाता था और उससे साफ आता था, क्योंकि पहले उतना सड़कें नहीं थी। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो चुका है। कौन सा, ट्रांस अमेजन महामार्ग। ठीक है, अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को इस क्षेत्र को बाहर
निकल कर नए क्षेत्र में बसना, वहाँ अपने अनेक तरीके से खेती कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, अब विकास हो रहा है, लोग वहाँ से बाहर भी निकल रहे हैं और दुनिया को देख भी रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता और वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, जिससे क्या है, खतरा भी है। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। जब लोग विकास की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा क्या करेंगे, वन को अंधाधुंध कटाई करेंगे, उसको बाजार में बेचेंगे, जिससे क्या होगा, अमेजन बेसिन भी खराब हो रहा है, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा क्या है, वो कार्बन सोखने वाला जगह है। एक दिन अगर वो भी चला गया तो कार्बन की स्थिति क्या होगा, आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्षा लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। 6.6 देखिए, कहाँ 6.6 है, हाँ ये देखिए, पहले क्या था, ऐसा था। ठीक है, अमेजन बेसिन, अब क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेड़ों की संख्या कमते जा रही है और नागरिक जीवन बनते जा रहा है। कहते हैं कि वर्षा कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन बंजर भूमि में बदल जाती है। देखिए, जब कटाई होगा पेड़ों में तो क्या ऊपर का परत मिट्टी जाएगा ही जाएगा, और जिसके कारण से बंजर भूमि का निर्माण होते जा रहा है। ठीक है, अब आगे इस बातें कि आप जानते हैं तो देख लेते हैं एक बार। कहता है कि आप जानते हैं, कर्तन दहन पत्ती को इसमें बताया गया। इसमें क्या होता है, कहता है किसान अब पहले वृक्षों और झाड़ियों काट कर भूमि को साफ करते हैं। ठीक है, उनको जला दिया जाता है, उसको साफ पोषक तत्वों को मिट्टी में मिला दिया जाता है, मिल जाता है, और साफ भूमि कुछ वर्षों तक क्या करते हैं, उसमें फसल उगाते हैं। जमीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग से मिट्टी का पोषक तत्व क्या होता है, अभाव हो जाता है, इसलिए टुकड़े को छोड़कर चले जाते हैं, चलो अब हो गया, अब उग नहीं रहा। तो इसके बाद फसल को उगने के लिए किसी दूसरे स्थान को क्या करते हैं, फिर साफ करते हैं। ठीक है, और फिर उसी तरह से मिट्टी को उसमें जला दिए और मिलाकर पोषक तत्व बनाते हैं। बीज पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगा जाते हैं, इस प्रकार मिट्टी का पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इसी भूमि के टुकड़े पुनः जुड़ जाते हैं। मतलब ठीक है, छोड़ दिए, 3-4 साल बाद फिर पुनः आ गए और फिर से उसको क्लीन करते हैं और फिर से उसी में खेती करते हैं। ये क्या है, दहन पत्ती जो कृषि है ना, कर्तन और दहन पत्ती का सिस्टम यही है, जो कि हमारे खास करके नॉर्थ ईस्ट जितने भी हमारा स्टेट है ना, ये खास कर ज़्यादा प्रचलित है हमारे इंडिया में। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जीवन को देख लेते हैं कि कैसा जीवन है यहाँ का। कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों मिलकर एक भारतीय उपमहाद्वीप, कहाँ यही था ना, इधर हो गया कंप्लीट, हाँ हो गया, राइट भाई। चलिए अब अपना गंगा बेसिन ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक, वो अमेजन का क्लियर हो गया। ठीक है, कहते गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, यह बेसिन उपोष्ण में 10 उत्तर से 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। समझ गया, मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है कौन, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन। ठीक है, इसमें घाघरा नदी, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिल इसमें क्या होता है, अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से आप ब्रह्मपुत्र कुछ सहायक नदियों के बारे में ढूंढे। अगर एटलस देखिए, उसमें ब्रह्मपुत्र का कुछ सहायक जो नदियां हैं ना, उसके बारे में अध्ययन कीजिए। ठीक है, आइए, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यार, गजब गजब है। आइए, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरबन डेल्टा, इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील भी हैं। देखिए मैदानी क्षेत्र में क्या है, जिस पर पिछले क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 7 के कुछ चैप्टर में, जिसमें बताया कि चाप झील क्या है। ठीक है, पाई जाती है, और खास करके गंगा मैदान में, गंगा के जो मैदान है उसमें बहुत से क्या है, चाप झील है, जो गंगा के द्वारा बनाया गया है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः क्या है, मानसूनी है। ठीक है, हम लोग जानते भी हैं, मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच क्या होता है, वर्षा होती है।
ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है, बहुत ठंड और बहुत गर्मी भी होता है। भारत का मानचित्र को देखिए और उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है, बेसिन स्थित है। आइए अब चलते हैं मानचित्र पर 6.8 पे। ये देखिए, ये है गंगा बेसिन और ये क्या है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इधर में क्या है आपको, उधर उत्तराखंड हो गया, ये आपको क्या हो गया, ये आपको थोड़ा सा हरियाणा मिल जाएगा। ये इधर क्या हो गया, राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, इधर यूपी है, इधर आपको बिहार है, थोड़ा सा झारखंड भी आ जाता है इसमें। ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी आता है क्योंकि ये जाता ही है। ठीक है, इधर देख लीजिए, इधर आसाम का पूरा एरिया आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्या होता है, ये बंगाल में आके घुसता है और इधर से गंगा आके घुसता है। ठीक है, और ये बंगाल के खाड़ी में जाकर अपना मुहन्ना बनाता नहीं, पानी गिराता है। ठीक है, समझ गए। वो देख लीजिए चित्र, कोई डॉट तो होना नहीं चाहिए। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ पहाड़ी इलाका क्या है वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र क्या है, सबसे उपयुक्त है कि जहाँ पर सब कुछ सुविधा हो चाहिए भाई। उसमें अच्छा रोड होना चाहिए, अच्छा उपजाऊ भूमि होना चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए। अब वहाँ रहना चाहिएगा, पहाड़ में क्यों चाहेगा आदमी रहना जहाँ कोई सुविधा ही नहीं। और इसी कारण क्या है, जनसंख्या का तो ज़्यादा होता है कहाँ, मैदानी इलाकों में, क्योंकि यहाँ मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। यहाँ पर स्थानों पर, जिस स्थानों पर फसलें उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, धान यहाँ मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, जो आपको मिल जाएगा किससे, नदी से। उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक क्या होता है, वर्षा होती है। यहाँ उगाए जाने वाली अन्य फसल गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, चना है, बजरा है, गन्ना है, जूट है, जैसी क्या नकदी फसल भी उगाई जाती है। मैदान कुछ क्षेत्रों में केले की बागान भी देखे जा सकते हैं, जैसे हाजीपुर केले की क्या है, बहुत फेमस है। पश्चिम बंगाल और आसाम के चाय के बागान भी होता है, आप देख सकते हैं। 6.10 कहाँ है, 6.10 ये देखिए चाय का बागान। ये क्या, धान का कृषि देख लीजिए। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं, हिंदी वाले तो सब देख ही रहा है, क्या दिखाना है, सब पहले से जानता है सब। धान रोप के तो जिनकी गुजारा कर रहा आदमी। बिहार और आसाम कुछ भागों में सिल्क कीड़ों की संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मन ढाल वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं को फसल उगाई जाती है। आइए, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में सागवान के वृक्ष पाया जाता है, सखुआ पाया जाता है, पीपल पाया जाता है, के साथ उष्णकटिबंधीय पत्थर पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में क्षेत्रों में घने बांस पाए जाते हैं। ठीक है, उससे झुरमुट मतलब घास का क्या होता है, गुच्छा पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन घिरा हुआ है, और जहाँ डेल्टा क्षेत्र है वहाँ क्या मैंग्रोव वन है। उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़ और देवदार और क्या फार जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब यहाँ चीज समझिएगा, इधर तो समझ गए। कहते उत्तराखंड जो है ना वो क्या हाइट पे है, सिक्किम भी क्या हाइट पे है, अरुणाचल प्रदेश लगभग हाइट पे है। यहाँ जलवायु क्या है, ठंडी पाई जाती है और ढाल कैसा है, तीव्र है, जिसके कारण से वहाँ क्या पाया जाता है, चीड़, देवदार और फर, ये जैसे शंकुधारी वन पाया जाता है। शंकुधारी मतलब इस टाइप से। अब देखोगे शंकुधारी वन। आइए कुछ इसमें दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। कहता है कि इसको तो कहते हैं, हाँ, जनसंख्या घनत्व का क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, रहने वाले लोगों की संख्या क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल क्या है 1029 है, और बिहार कितना है 1102। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका घनत्व है, बिहार का भाई सबसे ज़्यादा है। आपको कमेंट में बताइए कि यूटी में सबसे ज़्यादा किसका है। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा।
कहते हैं बेसिन में विभिन्न प्रकार के जन जीव पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिन में विभिन्न प्रकार के जन जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी है, बाघ है, हिरन है, बंदर है, ये सब क्या समान रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है जानते हैं आप? असम में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। और ब्रह्मपुत्र मैदान कहाँ है? असम में है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर है और मगर पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर, नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी की प्रचुर मात्रा में बिजली जलीय जीव क्या पाए जाते हैं। जहाँ साफ सुथरा रहेगा वहाँ क्या होते हैं? जलीय जीव पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? जैसे रेहू है, कतला है, हिल्सा है, ये सब क्या मछलियों का एक लोकप्रिय प्रजाति है। मछली और चावल इस क्षेत्र का लोगों के लिए पसंदीदा मुख्य आहार है। आप बंगाल में जाइएगा, वेस्ट बंगाल में, तो क्या उधर मच्छी भात बहुत ज़्यादा लोग खाता है। वो आप भी उधर जाइए तो अभी खा सकते हैं, आनंद लीजिए खाने का। एक सिंह का गैंडा आप देख लीजिए, यहाँ है। मगर यहाँ देख लीजिए, ये गैंडा हो गया। ये आपको वेदिका कृषि, इसको थोड़ा बताएंगे आपको कि वेदिका कृषि क्या है। कहते जब सीढ़ीदार जैसे जो चढ़ान होता है ना, ढलान पे, वहाँ जो कृषि करता है ना, वहाँ वेदिका कृषि करता है। देखिए कहते हैं वेदिका कृषि का निर्माण ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढाल को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि जल का प्रवाह क्या तीव्र ना हो सके। देखिए मान लीजिए कि अब ये ढलान है सपोर्टेड, अगर आप यहाँ धान लगाएंगे तो क्या होगा? पानी रुकेगा नहीं, ये सब क्या नीचे चले जाएगा। इसलिए क्या करता है कि इतना यहाँ पर हाइट किया, इसको ऐसे समतल किया। ठीक है, इसे समतल किया, यहाँ पर धान लगाया, फिर यहाँ पर हाइट करेगा, ऐसे समतल करके हाइट लगाएगा। इस तरह से क्या होगा? आराम से कृषि किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वेदिका कृषि। आपको यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किया जाता है, आराम से लाइन बाय लाइन क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरह से बना दिया है और उसमें कृषि करते हैं। ये आपका रोड है, क्योंकि वहाँ पानी को रोकने के लिए स्थिर प्लेस चाहिए ना, कैसे होगा? आइए नीचे देखते हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, कितना चैप्टर बच रहा है। लास्ट कर गया, थोड़ा सा और है, चलिए। हम लोग कहाँ थे? कहते झील और जीविका का एक साधन। एक थोड़ा सा कहानी दिया है छोटा सा, उसको देखते हैं। ये वो झील देख लीजिए, साफ झील है। कहता है विनोद एक क्या है? मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव के रहता था। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों वीरेंद्र, किशोर और राजीव के साथ क्या मौन और चाप झील के साफ किया और झील में उगने वाले स्थानीय पतवार को, ठीक है, मछलियों को भोजन बनते थे। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसे फसलें होता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग करता है। भैंसे का समझ रहे हैं, भैंस उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट और नदी में पकड़ने के लिए, कहाँ चला गया ये, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियों को पकड़ कर वो पास के शहरों में बेचते हैं और उससे क्या होता है? उनको इनकम होता है। यह समुद्र प्रकृति के साथ साथ समरसता बना कर रहता है। जब तक पास के शहरों में प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन के लिए कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब ज़्यादा अगर प्रदूषण फैले तो मछली भी जिंदा नहीं बचेगा। आइए यहाँ देखते हैं क्या आप जानते हैं। कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अल्वन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जो मछली है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? सुसु। सुसु समझ गए ना, सुसु अथवा आंधी डॉल्फिन। ऐसी डॉल्फिन क्या है? आंख नहीं होता भाई। कहा जाता है कि सुसु के उपस्थिति में जल की शुद्धता को मापा जाता है। यानी जहाँ अगर जल अशुद्ध है ना, वहाँ सुसु रहेगा ही नहीं, मतलब डॉल्फिन रहेगी नहीं। ठीक है, रासायनिक अधिक मात्रा में पाए पर गैर औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। जहाँ औद्योगिक ज़्यादा हो गया है, जहाँ गंदी पानी ज़्यादा प्रवेश कर रहा है, तो क्या होगा? वहाँ पर आपको डॉल्फिन नजर नहीं आएगा। डॉल्फिन के लिए शुद्ध पानी चाहिए। ठीक है, आइए ये देखते हैं अब आगे क्या है। कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों कई बड़े शहरों में, कस्बे में स्थित है। जैसे मान लीजिए गंगा ब्रह्मपुत्र की जब नदी है
उसमें कई बहुत बड़ा क्या शहर हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता, ये सब क्या है, ये सब बहुत बड़े शहर हैं जो 10 लाख से क्या है अधिक आबादी वाला शहर है, जो गंगा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, इन शहरों तथा यहाँ के स्थित उद्योगों ने गंदा पानी बहाकर नदी का कर दिया, बिल्कुल गंदी बना कर रख दिया और नदी का प्रदूषित कर दिया है। इसमें कुछ करना पड़ेगा, सरकार को करना चाहिए। बेसिन में यातायात के सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग सहायता से यातायात क्या करता है, प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। इस मालिक कलकत्ता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन भी है। मैदानी इलाकों में कई बड़े बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। पर्यटन इस बेसिन को एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में जमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल, आप जानते हैं कि आगरा में क्या है, ताजमहल है। इलाहाबाद गंगा मैदान में यमुना नदी का संगम है। जबकि प्रयागराज जहाँ पर क्या है कुंभ मेला भी लगा हुआ है, आप जान सकते हैं, जो भी हाल ही में समाप्त हो चुका। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम में कांजीरंगा है और मानस वन्यजीव अभयारण्य है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, विशिष्ट जनजातीय संस्कृति का जैसी कई दार्शनिक स्थल भी है। आप देख सकते हैं इसको 6.14 में। ठीक है, आपको दिखाते हैं। ऐसे चैप्टर यहाँ क्या हुआ, ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, ओनली पिक्चर आपको दिखाते हैं। ये क्या है, गंगा नदी में क्या है, वाराणसी शहर है। आप देख लीजिए कितना सुंदर है। ये देखिए 14 मानस वन्यजीव अभयारण्य में बाघ आराम से भैया सोया हुआ है, बैठा हुआ है। आओ किसी में दम है तो हिला के दिखा दो। ठीक है, तो आज का क्या हुआ, चैप्टर यहीं समाप्त होती है। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।